मैं सालों से आपसे कहता आ रहा हूँ कि डीसी का अगर ट्रू पोटेंशियल एक्सप्लोर किया जाए तो डीसी को सिनेमैटिक यूनिवर्स की रेस में कोई पीछे नहीं छोड़ सकता। और आज मैं आपको समझाऊंगा कि ये पोटेंशियल कैसा है। आपने कई डीसी फैंस से सुना होगा कि डीसी सिर्फ सिनेमैटिक यूनिवर्स में पीछे है, पर उसके अलावा एनिमेटेड सीरीज, लाइव एक्शन सीरीज, कॉमिक्स और गेम्स के मामले में अच्छे से अच्छे फ्रेंचाइजी डीसी को आसानी से टक्कर नहीं दे सकते। ऐसा इसलिए क्योंकि डीसी की स्टोरी का लेवल उनकी मूवीज के अलावा सारे प्रोडक्ट में जबरदस्त रहता है। एग्जांपल के तौर पर यंग जस्टिस बहुत जबरदस्त एनिमेटेड सीरीज है, जहां सीरियसनेस लाइव एक्शन सीरीज के लेवल से भी ऊपर है। अपनी स्टोरीज को लेकर डेडिकेशन डीसी ने जस्टिस लीग द एनिमेटेड सीरीज में ही दिखा दिया था। बैटमैन आर्कम असाइलम, आर्कम सिटी, आर्कम ओरिजिन्स की बात ही कुछ और है। कॉमिक्स में सिर्फ इनजस्टिस जैसी सीरीज की बात करें जो कि मेन टाइमलाइन की है भी नहीं, तो डीसी ने उस स्टोरी को भी इतने डिटेल में एक्सप्लोर किया है कि उसकी बात ही कुछ और है। तो दोस्तों, मैं हूं अमन सिन्हा और आज मैं आपको एक झलक दिखाना चाहूंगा डीसी के ट्रू पोटेंशियल का। तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। मैं 5 स्टोरीज का नाम लेना चाहूंगा, 5 ऐसी स्टोरीज जो मुझे अच्छे से पता है और उनके बेसिस पर हम देखेंगे कि डीसी कितना दमदार है। सबसे पहले बात करते हैं ऑल स्टार सुपरमैन की। जब ग्रांट मॉरिसन ने सालों पहले कॉमिक कॉन में एक आदमी को सुपरमैन के आउटफिट में आराम से बैठा देखा तो उनको आइडिया आया ऑल स्टार सुपरमैन लिखने का। उसी पोज में सुपरमैन इस कॉमिक बुक के पेज पर बादलों पर बैठा हुआ है। तो इस पोज की खासियत क्या है? ये सुपरमैन बिल्कुल रिलैक्स दिख रहा है और यही लुक तो होना चाहिए उस सुपर हीरो का जिसे पता है कि उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हालांकि ये कहानी शुरू होती है इस बात के साथ कि सुपरमैन के पास 1 साल बचा है जीने को, तो उसमें वो क्या करेगा। सुपरमैन उसमें अपनी सीक्रेट आइडेंटिटी रिवील करता है लुइस को। सुपरमैन अपना विल लिखता है, लूथर को समझाता है कि सुपरमैन होने का मतलब क्या है और सुपरमैन कन्वर्ट हो जाता है सोलर कॉन्शियसनेस में। अब इस स्टोरी की खास बात क्या है? इस स्टोरी की खास बात है सुपरमैन की इंसानियत, कि कैसे वो उनकी भी हेल्प करता है जो उसको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। वो लोगों को बचाता है और सही मायने में वो कहीं जाता भी नहीं है, बल्कि वो सन को ठीक कर रहा होता है। ये रीजन है कि जेम्स गन इस स्टोरी के एलिमेंट्स अडेप्ट कर रहे हैं आने वाली सुपरमैन लेगेसी में। अब बात करते हैं जस्टिस लीग डार्क साइड वॉर की, एक फेस एंडर स्टोरी जो कि एंड गेम के लेवल का पोटेंशियल रखती है। हालांकि इस स्टोरी का पावर लेवल बहुत ऊपर है। एक तरफ अपोकलिप्स का देवता डार्क साइड, दूसरी तरफ यूनिवर्स किलर एंटी मॉनिटर और इनके बीच में जस्टिस लीग जो कि इनकी लड़ाई से अर्थ को बर्बाद होने से बचाने में लगे हुए हैं। एक माँ बेटी जो कि अमेज़न का मिशन पूरा करने निकले हुए हैं, दूसरे अर्थ के सुपर हीरोज जो कि की है इन सारी लड़ाई को सुलझाने में, और नए देवताओं का जन्म। इस स्टोरी में इतना कुछ है कि इसमें दिखने वाले एक एक कैरेक्टर को समझना बहुत जरूरी है। प्लस सिर्फ इस स्टोरी को ही ध्यान में रखे तो एक सिनेमैटिक यूनिवर्स सीधे सीधे सामने आ सकता है, जहां फेज 1 खत्म होगा जस्टिस लीग वर्सेस डार्क साइड पे, फेज 2 खत्म होगा जस्टिस लीग वर्सेस क्राइम सिंडिकेट पे, और फेज 3 हो सकता है डार्क साइड वॉर, जहां तबाही का लेवल कुछ और ही होगा। ये इतना सिंपल तरीका है एक जबरदस्त यूनिवर्स देने का कि आप सोच भी नहीं सकते। अब बात करते हैं इनजस्टिस की। ऐसा बहुत रेयर होता है कि किसी गेम को प्रमोट करने के लिए कोई कंपनी एक पूरी कॉमिक सीरीज चलाए जिसमें 5 साल से भी ज्यादा का आर्क सेट हो। तो इनजस्टिस एक आइडिया से शुरू होता है कि क्या होगा जब सुपरमैन पूरी दुनिया की शांति की जिम्मेदारी अपने हाथ में ले लेगा, और हमें मिलता है एक ऐसा अर्थ जहां सुपरमैन तानाशाह है और बैटमैन अपनी पूरी ताकत लगा रहा है उसे रोकने के लिए। ईयर 1 में बैटमैन सुपरमैन को रोकने के लिए पिल बनाता है जिससे उसके पास भी ऐसी पावर्स हो। दूसरे ईयर में लैंटर्न कॉप्स आते हैं सुपरमैन के खिलाफ। तीसरे साल में मैजिक यूजर्स बैटमैन की हेल्प के लिए सामने आते हैं। चौथे साल में गॉड्स आते हैं और 5वें साल में सुपर विलन्स आजाद हो जाते हैं। ये सीरीज इतनी डिटेल्ड है कि अगर इसका लाइव एक्शन अडेप्टेशन एक सीरीज के फॉर्म में हो तो आपको गेम ऑफ थ्रोन्स से भी ज्यादा मजा आएगा। पर इस लेवल का बजट जोड़ना और सोर्स मटेरियल को लेकर ऐसी डेडिकेशन दिखाना बहुत मुश्किल है, पर इसमें मजा बहुत आएगा। हालांकि कोशिश की जा सकती है। अब बात करते हैं बैटमैन ईयर 1 की। आप लेजेंडरी फ्रैंक मिलर को जानते हो, जिन्होंने डेयरडेविल बॉर्न अगेन, सिन सिटी, 300 और कई जबरदस्त स्टोरीज लिखी हैं। उन्होंने फैंस को दिया बैटमैन ईयर 1 और द डार्क नाइट रिटर्न्स, जहां बैटमैन की ओरिजिनल स्टोरी के बीच के मिसिंग हिस्सों को फ्रैंक मिलर ने भरा और हमें दिया बैटमैन ईयर 1। ब्रूस वेन 12 साल बाहर से पढ़ाई पूरी करके गॉथम वापस आता है। जिम गॉर्डन अपनी वाइफ के साथ गॉथम आते हैं ताकि ये दोनों गॉथम के करप्ट और वायलेंट माहौल को ठीक कर पाएं। ये ब्रूस वेन बहुत अंडर प्रिपेयर्ड है, ये माहौल नहीं संभाल पा रहा, अपने नो किलिंग रूल के साथ ये स्ट्रगल कर रहा है। जिम गॉर्डन परफेक्ट पुलिस वाले तो हैं पर परफेक्ट इंसान नहीं है। ये डिटेल्स आपको बताती है कि ब्रूस वेन बैटमैन कैसे बना। यहाँ दिखने वाली एक एक डिटेल आपको बताएगी बैटमैन के स्ट्रगल और उसके काम करने के तरीके के बारे में। मैट रीव्स की द बैटमैन लूजली इंस्पायर्ड है स्टोरी से, पर वो ईयर 2 के बैटमैन की कहानी है जो कि बैटमैन बन चुका है, पर ईयर 1 का बैटमैन इम्परफेक्ट है जो कि परफेक्शन की राह पर है। अब आते हैं जस्टिस लीग टावर ऑफ बाबेल पर। जस्टिस लीग और एवेंजर्स में फर्क क्या है? वहाँ फर्क ये है कि जहाँ एवेंजर्स में सारे इंसानों के बीच भगवान है, वहाँ जस्टिस लीग में सारे भगवानों के बीच कुछ इंसान हैं। तो जस्टिस लीग टावर ऑफ बाबेल टेक्निकली एक बैटमैन स्टोरी है, जहाँ बैटमैन के पास लीग के हर मेंबर को कैसे रोकना है उसकी डिटेल थी। ये इन्फो उसके पास इसलिए थी कि कहीं कोई सुपर हीरो अपने आप पर से कंट्रोल खो देगा तो वो उससे कैसे निपटेगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर सुपरमैन अपने ऊपर से कंट्रोल खो देता है तो दुनिया ताश के पत्तों की तरह ढेर हो जाएगी उसके कुछ मूवमेंट से ही।
पर प्रॉब्लम यहाँ ये थी कि ये डिटेल्स लग गई रेचल गुल के हाथों में, जहां उसने बैटमैन के तरीके से लीग के हर मेंबर को उस हाल में कर दिया कि वो कुछ ना कर पाए। पर बैटमैन के पास ऐसे सिचुएशन से निपटने की भी इन्फो थी और तब लीग निकलती है रेचल गुल के केओस को रोकने। ये इतनी फास्ट पेस स्टोरी है कि इसको सीरीज के फॉर्म में दिखाना ज्यादा बेहतर होगा। इवन इस पर एनिमेटेड मूवी भी बन चुकी है जस्टिस लीग डूम, जो कि आपको इतनी ही ऑसम लगेगी। तो लाइव एक्शन मूवीज की बहुत जगह बेइज्जती की है फिल्म मेकर्स ने, और मैं यहाँ क्रिटिसिज्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि उन्होंने बेइज्जती की है इन स्टोरी लाइन्स को खराब तरीके से प्रेजेंट करके। एग्जाम्पल के तौर पर सुपरमैन का मरना बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में इतनी जल्दीबाजी थी कि सोचो मत। 1993 की सुपरमैन वॉल्यूम 2 इशू 75 में जब सुपरमैन मरा तो पूरी दुनिया ने उसका मातम मनाया। न्यूज़पेपर, न्यूज़ चैनल, टीवी शोज ने इस बात को कवर किया। ये इतना इम्पैक्टफुल मोमेंट था कि एक एक फैन के आंखों में आंसू थे। इस पर्टिकुलर इशू की 5 मिलियन कॉपीज तुरंत बिक गई थी, सिर्फ और सिर्फ उस वक्त सुपरमैन के पॉप कल्चर पर इम्पैक्ट की वजह से। सिनेमैटिक यूनिवर्स में उसको एक मूवी में दिखाया गया और दूसरी मूवी में मार दिया गया। इसका किसी पर क्या असर होगा? पहले सुपरमैन को लिटरल गॉड तो दिखाओ, तब ऑडियंस को उसकी वैल्यू भी हो। स्टोरी को सही से ट्रीट करने के मामले में मैं जोकर मूवी की हमेशा तारीफ करना चाहूंगा। टॉड फिलिप्स ने जोकर की सबसे जबरदस्त स्टोरीज में से एक फ्रैंक मिलर की द किलिंग जोक और द डार्क नाइट रिटर्न्स को उठाया और हमें दिया ये मास्टरपीस। हालांकि इस मूवी की सक्सेस के लिए कहीं ना कहीं वॉकिन फिनिक्स की परफॉर्मेंस की भी तारीफ करनी होगी, जिसके लिए उन्हें एकेडमी अवार्ड भी मिला था। तो ये मूवी डीसी की अच्छी स्टोरीज के ट्रू पोटेंशियल को यूटिलाइज कर रही थी, जिससे फैंस भी खुश हुए और इन मूवीज की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस भी जबरदस्त रही। द फ्लैश बेशक अच्छी मूवी थी और वो इंस्पायर्ड थी द फ्लैश पॉइंट पैराडॉक्स से, पर वो सिर्फ इंस्पायर्ड थी क्योंकि फ्लैश पॉइंट उसके आगे बहुत कम्प्लेक्स है। फ्लैश पॉइंट में एक पूरी दुनिया थी जहाँ एटलांटिस और थेमिस्केरा के बीच जंग हो रही थी, एक पूरी सुपर हीरो टीम थी, यहाँ शज़ाम और साइबॉर्ग भी थे, और यहाँ था रिवर्स फ्लैश, फ्लैश का सबसे बड़ा दुश्मन, जो कि आया फ्लैश को बताने कि उसकी वजह से कितना बड़ा रायता फैल गया है। तो पहली फ्लैश मूवी के लिए फ्लैश पॉइंट को चुनना थोड़ी समझदारी वाली बात नहीं थी, पर स्टूडियो पता नहीं किसकी सुन के बैठे थे। तो इन तीनों एग्जांपल और अभी डिस्कस करी हुई सारी स्टोरीज से आपको आइडिया लग रहा होगा कि डीसी का पोटेंशियल क्या है, खासकर इस फैक्ट के साथ तो और कि डीसी के पास अपने कैरेक्टर्स को यूज करने की कोई लिमिटेशन नहीं है। यही रीजन है कि जेम्स गन सुपरमैन मूवी में इतने सारे कैरेक्टर्स दिखाने से पीछे नहीं हट रहे, क्योंकि यहाँ कोई रोक टोक है ही नहीं। इस बात पर मार्वल स्टूडियोज की हमेशा तारीफ होनी चाहिए, जिन्होंने तब हमें एक जबरदस्त सिनेमैटिक यूनिवर्स दिया जब उनके पास अपने कई सारे कैरेक्टर्स के राइट्स नहीं थे। प्लस उन्होंने कुछ कैरेक्टर्स को यूज करने के लिए कोलैबोरेशंस तक किए ताकि ऑडियंस को पूरा मजा दे सके। पर ओवरऑल डीसी के पास कोई लिमिटेशन नहीं है, बस एक पैशनेट इंसान की जरूरत है जो कि इस पोटेंशियल को पूरी तरह यूज कर सके और हम फैंस को वो मजा दे सके जिसके हम हकदार हैं। तो दोस्तों, ये थी वीडियो डीसी के पोटेंशियल के बारे में। आप खराब सोर्स मटेरियल से अच्छी स्टोरी निकाल सकते हो और पिछले कुछ समय में कई राइटर्स और डायरेक्टर्स ने ऐसा करके भी दिखाया है। इसके प्राइम एग्जांपल मैं मानता हूँ अम्ब्रेला एकेडमी, द बॉयज और एंड ऑफ द डकिंग वर्ल्ड। अभी जेम्स गन से उम्मीदें तो बहुत हैं, पर अब देखना ये है कि वो उन उम्मीदों पर कितने खरे उतरते हैं। पर फिर भी उनसे कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपके उसको नया फैक्ट है इस वीडियो से रिलेटेड, तो प्लीज़ हमें कमेंट पर जरूर बताएं या हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर हमारे साथ शेयर करें। हम हर जगह हैं। तो दोस्तों, अगर आप डीसी के बारे में डिटेल नॉलेज रखना चाहते हैं तो मैं आपको हमारी जस्टिस लीग डार्क साइड वॉर कॉमिक सीरीज रेकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।